ITSEI 2008 पेपर 2 सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है वो ये पूछा हुआ है बायोमोलिक्यूल से कि सेलुलोज अपॉन एसिटाइलेशन विद एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड सल्फ्यूरिक एसिड कैटालाइज हो रहा है गेट सेलुलोज ट्राइएसिटेट व्हिच स्ट्रक्चर इज। तो अगर हम सेलुलोज के बारे में सोचें कि सेलुलोज का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है एक डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज ले लें, तो ये एक बीटा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज। इस बीटा डी ग्लूकोज का दूसरा बीटा डी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन है। इस बीटा डी ग्लूकोज का दूसरे बीटा डी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन होगा, ये H OH 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 H H H और ये H, मतलब एक पर्टिकुलर का 1 2 3 4 5 और ये 6, दूसरे का ये 1 2 3 4 5 और ये 6। एक बीटा डी ग्लूकोज दूसरे बीटा डी ग्लूकोज के साथ कंबाइन कर ले और 1 4 लिंकेज यहीं से वाटर को निकाल ले, तो ओवरऑल ये OH और ये H इसको निकालकर आपने इसको इसके साथ जोड़ दिया और ओरिजिनली स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो इसी पर्टिकुलर के मैंने ऐसे लिख दिया है कि ये अगर ऑक्सीजन ऊपर है तो इसको मैंने पहले बता रखा है कि जब ऑक्सीजन ऊपर हो OH या OR ऊपर हो तो इसको बोलते हैं बीटा लिंकेज, और अगर ये OH या OR नीचे हो जैसे यहाँ पे लिखा रखा है कि OR नीचे हो इस पर्टिकुलर को बोलते हैं अल्फा लिंकेज। तो ये एग्जाम्पल है अल्फा लिंकेज के और ये एग्जाम्पल है बीटा लिंकेज के। तो जब 1 4 लिंकेज से आपने बना रखा है ग्लाइकोसाइड्स, अब इसी पर्टिकुलर का जब पॉलीमराइजेशन होगा तो बार बार ये स्केलेटन गायब हो जाएगी, बार बार ये स्केलेटन गायब हो जाएगी, तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल आपको बार बार रिपीट करेगा वो पर्टिकुलर फॉर्म होगा ये, जिसमें एक अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ होगा, एक अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ होगा और एक अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ होगा। तो ओवरऑल अगर हम पॉलीमर के बारे में सोचें कि सेलुलोज के अंदर जो पॉलीमर्स हैं उस पॉलीमर में ये स्केलेटन बार बार रिपीट होगी, और इसका अगर ये एक अल्कोहलिक ग्रुप है और इस अल्कोहलिक ग्रुप का अगर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा लें तो यहीं से ये कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड बार बार निकलती है, और बार बार निकलने से आपको जो कंपाउंड मिलता है ROCOCH3, और इसी CH3CO को बोला जाता है SI। तो ओवरऑल आपको मिल जाता है ROAC। तो यहाँ पे भी होगा OAC, यहाँ भी होगा OAC, यहाँ भी होगा OAC, और इसी को एनालाइज करना है। तो एक अगर ध्यान से देखो तो OAC OAC OAC। तो क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है कि सेलुलोज अपॉन एसिटाइलेशन विद एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड गिव सेलुलोज ट्राइसैकेराइड व्हिच स्ट्रक्चर इज। तो सेलुलोज ट्राइसैकेराइड इसी पर्टिकुलर के अंदर बार बार रिपीटेशन है। इसमें अगर एनालाइज करूं तो इसमें 1 2 3, इसमें अगर एनालाइज करूं तो हमने केवल इस पर्टिकुलर एसाइलेशन कराया है लेकिन इधर एसाइलेशन नहीं कराया, और यहाँ पे डिफरेंस है लिंकेज का। तो ओवरऑल जो आंसर है आंसर विल बी ए। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज इज। इसमें उन्होंने 4 कार्बोकेटायन दे रखे हैं और उसी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है। और पहला जो उन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है। दूसरा जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, ये स्ट्रक्चर सेकंड है। तीसरा जो स्ट्रक्चर है उसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, ये थर्ड स्ट्रक्चर है। और लास्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे है और ये स्ट्रक्चर फोर्थ है। और इसी के बेसिस पे इन्होंने ऑप्शन बनाए हुए हैं सेकंड इज ग्रेटर देन फोर्थ, इज ग्रेटर देन फर्स्ट, इज ग्रेटर देन थर्ड, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। बी जो इन्होंने बोला हुआ है फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, इज ग्रेटर देन थर्ड, इज ग्रेटर देन फोर्थ। सी बोला हुआ है सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, इज ग्रेटर देन फोर्थ, इज ग्रेटर देन थर्ड। और डी है 1 इज ग्रेटर देन थर्ड, फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड, इज ग्रेटर देन सेकंड, इज ग्रेटर देन फोर्थ। तो अगर इसको एनालाइज करो कि इस पॉजिटिव चार्ज के बगल में ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है, तो इधर से
प्लस m इन्वॉल्व है, इधर से इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व है और साथ साथ 6 हाइपर कंजुगेशन है। तो 2 इंडक्टिव इफेक्ट, 2 प्लस i, 6 हाइपर कंजुगेशन, साथ में प्लस m जो इसका स्ट्रगल कर रहा है। इस वाले केस में अगर एनालाइज करें तो केवल 5 हाइपर कंजुगेशन है, 2 प्लस i है, एक इधर से प्लस i है, एक इधर से प्लस i है। इस पर्टिकुलर एनालाइज करें तो यहां पे प्लस m इन्वॉल्व है, 3 हाइपर कंजुगेशन है और साथ में 1 प्लस i इन्वॉल्व है। इसमें अगर एनालाइज करें इस पर्टिकुलर के अंदर इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन होने के कारण 2 हाइपर कंजुगेशन है और साथ में 1 प्लस i इन्वॉल्व है और रेजोनेंस का पावर हमेशा ही बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इट मींस रेजोनेटिंग फॉर्म्स जिसमें रेजोनेंस है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसमें रेजोनेंस नहीं है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो अलोंग विद दिस रेजोनेंस इसके अंदर 6 हाइपर कंजुगेशन, साथ में 2 इंडक्टिव इफेक्ट है, लेकिन इसमें केवल 3 हाइपर कंजुगेशन और 1 इंडक्टिव इफेक्ट है। इट मींस स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड। और इन दोनों सोचते हैं इस केस में कार्बन आयन सेकेंडरी नेचर का है, 2 इंडक्टिव इफेक्ट है, साथ में 5 हाइपर कंजुगेशन है, लेकिन इस वाले केस में इंडक्टिव इफेक्ट 1 है और 2 हाइपर कंजुगेशन है। दैट्स व्हाई ऑर्डर विल फॉलोज फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन फोर्थ। जो ऑप्शन है वो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें इन्होंने दिया एक कीटोन के साथ एसिड है पीएच COOH और इस कार्बन को इन्होंने लेबल कर रखा है। तो ओरिजिनली अगर आप ध्यान से देखो तो 0 अल्फा बीटा, तो बीटा कीटो एसिड है और बीटा कीटो एसिड के ऊपर इन्होंने हीट करा रखा है और हीट कराने के बाद जो कंपाउंड बना रहे हैं वो है E और E के ऊपर आयोडीन और NaOH का रिएक्शन है और इसके थ्रू जो कंपाउंड बना रहे हैं वो कंपाउंड है F&Z। क्लियर? और इन्होंने बोला हुआ है इसको लेबल कर रखा है कार्बन 13 से और इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ E, F and Z आर। तो अगर इसको एनालाइज करो तो 0 अल्फा बीटा की जो एसिड्स को अगर हम हीट करें तो यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद ओवरऑल जो कंपाउंड बन जाएगा PHCOCH3 और इस कार्बन पे लेबलिंग है, मतलब ये कार्बन भी कार्बन 13 से लेबल्ड होगा। नॉर्मली लेबलिंग हम कार्बन 14 से करते हैं, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में कार्बन 13 का आइसोटोप दे रखा है, इसे यहाँ पे कार्बन 13 से लेबलिंग है। क्लियर? इसके बाद ये सब पर्टिकुलर कंपाउंड E मिला, तो इसके बाद कह रहे हैं आयोडीन और NaOH, मतलब रिएक्शन की बात करें आयोडोफॉर्म रिएक्शन और आयोडोफॉर्म रिएक्शन में यही कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और यहाँ भी जाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अलोंग विद आयोडोफॉर्म। तो जो F and Z होगा वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अलोंग विद आयोडोफॉर्म। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कार्बन लेबल्ड था, कॉरस्पॉन्डिंग ये कार्बन भी लेबल्ड होगा और लेबल्ड होगा कार्बन 13 से। तो इसी के बेसिस मैंने क्वेश्चंस के ऑप्शन बनाए कि E जिसमें एक बार लेबलिंग इन्होंने यहाँ पे चेंज कर दी जो कि गलत है, बी ऑप्शन में इन्होंने लेबलिंग यहीं पे रखी। क्लियर? लेकिन उस वाले केस में इस कार्बन की लेबलिंग हटा दिया। सी वाले ऑप्शन में लेबलिंग यहाँ पे रखा और साथ में उस लेबलिंग को मेंटेन रखा। डी वाले ऑप्शन में यहाँ पे इन्होंने लेबलिंग किया, यहाँ पे इन्होंने लेबलिंग किया, यहाँ पे इन्होंने लेबलिंग किया, इसमें इन्होंने सॉल्ट भी फॉर्मेशन किया, लेकिन उस वाले केस में लेबलिंग नहीं किया। तो ओवरऑल अगर हम चारों ऑप्शंस को देखें, चारों ऑप्शंस के बेसिस पे आंसर निकलेगा, दैट आंसर विल बी सी, जिसमें इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर कीटोन बनाना है और फिर आयोडोफॉर्म रिएक्शन करके सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है असर्शन रीजन से। असर्शन रीजन में जो उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेटमेंट 1, उन्होंने बोला एनिलीन मतलब पीएच और इसके ऊपर NH2, एनिलीन ऑन रिएक्शन विथ NaNO2 HCl 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर followed by coupling with beta naphthol give a dark blue color
प्रेसिपिटेट। अब चेक करिए, इस वाले केस में इन्होंने एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का रिएक्शन NaNO2HCl के साथ करा रखा है, मतलब डाइजोटाइजेशन की बात कर रहे हैं कि व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन इज ट्रीटेड विद NaNO2HCl at 0 to 5 degree Celsius, then the corresponding benzene diazonium salt will be formed। तो पहले लेवल पे इन्होंने एनिलीन का रिएक्शन NaNO2HCl के साथ कराकर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन किया है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन किया है। और उसके बाद रिएक्शन करा रहे हैं बीटा नेफ्थॉल का। उसके बाद जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन है बीटा नेफ्थॉल का। इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में इस पर्टिकुलर पोजीशन को बोलते हैं अल्फा और इस पर्टिकुलर पोजीशन को बोलते हैं बीटा। तो बीटा पे इन्होंने लगा रखा है OH, तो ये कंपाउंड होगा बीटा नेफ्थॉल। और इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो OH के प्लस के कारण A डबल बॉन्ड B C के पास लोन भी है, ये पोजीशन, फिर ये पोजीशन और ये पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इसका मतलब इन दोनों पोजीशन के ऊपर ये पोजीशन इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो अगर ये पोजीशन अटैक करता है और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो OH का प्लस है, along with एरोमेटिसिटी मेंटेन है, एडिशनल रेजोनेंस आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अटैक होता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, एरोमेटिसिटी लूज होकर स्टेबिलिटी मिलेगी। इसलिए ये पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव है, ये पोजीशन कम रिएक्टिव है, इसलिए ये पोजीशन अटैक कर लेता है और अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देता है। और कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें कंपाउंड मिलता है वो कंपाउंड होगा नेफ्थलीन, इस पर्टिकुलर में OH बटा बीटा नेफ्थॉल, और इससे अटैच होगा N डबल बॉन्ड N और साथ में फिनाइल ग्रुप। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो सिस्टम में बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, और एक्सटेंडेड रेजोनेंस है तो इस एक्सटेंडेड रेजोनेंस के कारण इसका जो कलर आता है द कलर इज रेड नॉट ब्लू। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इसका रिएक्शन इसके साथ कराकर डाइजोनियम सॉल्ट बनाओ, मतलब फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, डीप्रोटोनेशन, ओवरऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करो। लेकिन ओरिजिनली हमें ध्यान में रखना है कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसका कलर है रेड, ना कि ब्लू। ब्लू जो कलर की बात करते हैं वो ब्लू कलर की बात करते हैं इंडिगो डाई की। तो इंडिगो डाई नहीं पूछना चाहते हैं बल्कि आपसे पूछना चाहते हैं इसका। और जिन्होंने रीजन दिया, द रीजन इज द कलर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन एनिलीन विद NaNO2HCl at 0 degree Celsius followed by coupling beta nephthol is due to extended conjugation। सही है, क्योंकि सिस्टम में बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, और सिस्टम में बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। इस एक्सटेंडेड कंजुगेशन के कारण सिस्टम बहुत ज्यादा स्टेबल है, और सिस्टम बहुत ज्यादा स्टेबल है और आपको मालूम है E = H न्यू या HC अपॉन लैम्डा। तो इसका मतलब एनर्जी का डायरेक्ट वेवलेंथ के साथ रिलेशन है, और जो सिस्टम में कह रहा है कि एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, मतलब सिस्टम बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कलर की बात करेंगे वो कलर होगा रेड, ना कि ब्लू। तो आंसर हो जाएगा आपको कि डी कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन है पैराग्राफ में। उन्होंने एक पैराग्राफ दिया और उन्होंने बोला अ टर्सरी अल्कोहल H, अ टर्सरी अल्कोहल H upon acid catalyzed dehydration, on acid catalyzed dehydration gives a product I, gives a product I. Ozonolysis of I, ozonolysis of I leads to compound Z and K, leads to compound Z and K. Compound Z on reaction with KOH, compound Z on reaction with KOH gives benzyl alcohol, gives benzyl alcohol and a compound L, and a compound L. Whereas K on reaction with KOH, K on reaction with KOH give only M, give only M। और M का जो उन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा है वो स्ट्रक्चर दे रखा है डबल बॉन्ड PH CH3 HCO और यहाँ पे है PH। क्वेश्चन पूछ रहे हैं द कंपाउंड H इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ, नेक्स्ट हमने पूछा द स्ट्रक्चर ऑफ I इज, और उसके बाद पूछा द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड J, K एंड L आर रेस्पेक्टिवली। अब चेक करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि H कोई टर्सरी अल्कोहल है,
और टर्सरी अल्कोहल से जब वाटर निकाला गया तो आई मिला, और आई के ऊपर जब ओजोलिसिस कराएगी तो जे और के मिला। जे के ऊपर रिएक्शन कराने से, बेस का रिएक्शन कराने से अल्कोहल के साथ एल मिला, और के के ऊपर केवच का रिएक्शन कराने से ये कंपाउंड मिला। तो हमें मालूम है कि अल्कीन के ऊपर ओजोलिसिस कराने से अल्कोहल के ऊपर डिहाइड्रेशन कराएं तो अल्कीन मिलेगा, और अल्कीन के ऊपर ओजोलिसिस कराएं तो एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। अब क्वेश्चन करें कि एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं जिसके ऊपर बेस का रिएक्शन करने से अल्कोहल के साथ एल मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं रिएक्शन कैनिजारो है, और इसमें कह रहा है कि इसके ट्रीटमेंट से, बेस के ट्रीटमेंट से कंपाउंड ये मिल रहा है। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये 0 अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स हैं, मतलब ये रिएक्शन जो है आपका एल्डोल कंडेंसेशन है। तो इन्होंने एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन दोनों को जोड़ दिया, और दोनों को जोड़ते हुए इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर सोचा जाए तो मैंने आपको कैप्सूल बताया होगा कि जब आपको एल्डोल सोचना है तो एक का ऑक्सीजन और दूसरे का अल्फा पोजीशन के 2 हाइड्रोजन को सिस्टम से निकाल लो, और निकालने के बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लो। मतलब इसी में आपको यहाँ लगा देना है ऑक्सीजन और यहाँ लगा देना है HH। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा PHCO यहाँ पे देखो ध्यान से, PHCO और CH3। दैट मीन्स जो K है, K होगा PHCO CH3। इसी पर्टिकुलर के ऊपर अगर हम एल्डोल रिएक्शन कराएं तो बेस इस प्रोटॉन को खींचेगा, कार्बन आयन बनेगा, दूसरे के ऊपर अटैक होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होगा, वाटर निकल जाएगा और इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने के को गेन कर लिया। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जे के ऊपर एओएच के साथ रिएक्शन से अल्कोहल मिल रहा है, साथ में एल मिल रहा है, और इसी अल्कोहल को देखते हुए अगर हम सोचे एल्डिहाइड के बारे में तो जो एल्डिहाइड होगा PHCOH। तो ये बेंजल्डिहाइड या दूसरे शब्दों में एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस गिव रेडॉक्स रिएक्शन टू फॉर्म अल्कोहल एज वेल एज सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी, वो एसिड होगी सोडियम बेंजोइक। दैट मींस हमें जे मिल गया, के मिल गया। अब इन्हीं दोनों को जोड़ दें तो ओवरऑल आपको आई मिल जाएगा। तो एक साइड आप PHH लगा लो और दूसरे साइड O और CH3 और PH लगा लो, और इन्हीं दोनों को जोड़कर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लो। तो इस डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन के थ्रू आपको मिल जाएगी I। तो जो I होगा वो होगा CH3 PHH और यहाँ पे है PH, ये कंपाउंड है I। लेकिन साथ में क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि ये जो पर्टिकुलर I मिला हुआ है, ये I मिला हुआ है डिहाइड्रेशन से अल्कोहल की, और वो अल्कोहल होना चाहिए टर्सरी। तो इसका मतलब अगर मैंने OH को यहाँ लगाया तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, मतलब अल्कोहल टर्सरी बनने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मैंने OH को यहाँ लगाया तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होने के कारण जो अल्कोहल होगा, अल्कोहल विल बी सेकेंडरी। इसलिए OH यहाँ अटैच करो और H को यहाँ अटैच करो, और करस्पॉन्डिंग जो आप अल्कोहल सोचोगे वो अल्कोहल होगा OH CH3 PH H और साथ में PH। तो ओवरऑल ये है H, ये है I, ये पर्टिकुलर आपका L, और ओवरऑल की आपका ये Z आपका वो कंपाउंड मिल गया। अब क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि द कंपाउंड H इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, और इन्होंने जो रिएक्शन दे रखे हैं वो रिएक्शन कह रहे हैं कि PHCOCH3 का रिएक्शन PHMgBr के साथ करा दो। दूसरा कह रहे हैं PHCOCH3 का रिएक्शन PHCH2MgBr के साथ करा दो। तीसरा कह रहे हैं कि PHCHO का रिएक्शन PHCH2MgBr के साथ करा दो। और लास्ट कह रहे हैं PHCOH का रिएक्शन PHCH3Mg और Br का करा दो। तो इसी पर्टिकुलर अल्कोहल पर आप ध्यान से देखो तो हमें इस कार्बन पे एक CH3 चाहिए, एक PH चाहिए, मतलब इन दोनों स्केलेटन को भूल जाओ। यहाँ पे आपके पास है PH और CH3, BH और CH3। तो इसका मतलब Gr अगर यहाँ पे अटैक करें तो टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है। और इस पर्टिकुलर पार्ट को देखते हुए कि आपके पास ये PH और CH2, और PH और CH2 है कहाँ पे, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और इस अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। दैट मींस द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट उन्होंने पूछा वेयर द स्ट्रक्चर ऑफ आई इज, तो आपने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ आई, दिस वन। नेक्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ JKL
रिस्पेक्टिवली आर, जे, के एंड एल रिस्पेक्टिवली आर। इसी में इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया और डिफरेंट ऑप्शंस क्रिएट किए हुए हैं। तो ये आपका ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन था। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो पूछा हुआ है मैच द कॉलम में। और मैच द कॉलम में इन्होंने जो क्वेश्चन क्रिएट किया है उसमें इन्होंने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिकल रिएक्शन दोनों का यूज किया है। तो इसमें इन्होंने बनाया कॉलम फर्स्ट, कॉलम फर्स्ट इसमें उन्होंने बोला A NH2 NH3 Cl B लिया OH और यहां पे NH3 प्लस I नेगेटिव और COOH जो C लिया OH फिनाइल NH3 प्लस और Cl लिया जो D है वो है NO2 फिनाइल, यहाँ अगेन NO2 और यहाँ पे है NH3 प्लस और Br नेगेटिव। इधर जो कॉलम बी में कॉलम सेकेंड में जो इन्होंने बनाया P वो है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ, सोडियम फ्यूजन extract of the compound sodium extract fusion of compound gives Prussian blue color with ferrous sulfate। जिन्होंने क्यू ऑप्शन क्रिएट किया वो क्यू ऑप्शन है गिव पॉजिटिव FeCl3 टेस्ट, गिव पॉजिटिव FeCl3 टेस्ट। जिन्होंने आर क्रिएट किया है वो है गिव वाइट प्रेसिपिटेट विथ सिल्वर नाइट्रेट। और ये लास्ट ऑप्शन क्रिएट किया हुआ है एस, वो है रिएक्ट्स विथ एल्डिहाइड टू फॉर्म द corresponding हाइड्रोजोन डेरिवेटिव अब चेक करो, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि इनका रिएक्शंस या इनका मैचिंग के बारे में पूछी जा रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड मतलब हाइड्रोजन था NH2 और उसी हाइड्रोजन के ऊपर HCl का रिएक्शन कराकर इन्होंने सॉल्ट का फॉर्मेशन किया हुआ है और इसका रिएक्शन या इसके बेसिस पर क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ कंपाउंड, मतलब सोडियम फ्यूजन की बात करें तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बना रखा है कि सोडियम एक्सट्रैक्ट बनता कैसे है कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवैलेंटली बॉन्डेड है और ये कोवैलेंटली बॉन्डेड है तो नाइट्रोजन किसी ग्रुप में होगा तो कार्बन से अगर अटैच होगा तो सिंगल बॉन्डेड होगा, डबल बॉन्डेड होगा, ट्रिपल बॉन्डेड होगा, जो भी होगा कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो इसमें हम करते क्या है कि एक कैपिलरी ट्यूब लेते हैं या इग्निशन ट्यूब होने ज्यादा अच्छा रहेगा, एक इग्निशन ट्यूब लेते हैं और इस इग्निशन ट्यूब में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डालते हैं, बाहर से सोडियम मेटल डालते हैं, फिर इसके बाद कंपाउंड को डालते हैं और फिर ओवरऑल इस पर्टिकुलर को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जब ये रेड हॉट पूरा बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं और रेड हॉट हो जाए मतलब सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम के साथ फ्यूज होकर सोडियम मेल्ट होगा, फ्यूज होगा और इसी का वॉल पे चिपक जाता है। जो रेड हॉट हो जाता है इस पर्टिकुलर को एक कंटेनर जिसमें वाटर हो इसके अंदर लाकर प्लग कर देते हैं, फोड़ देते हैं। फिर इसके बाद इस पर्टिकुलर को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। जितने भी शीशे वगैरह हैं
ये सारे इसमें रह जाएगा और यहाँ पे एक लिक्विड मिलेगी, दैट लिक्विड इज द सोडियम एक्सट्रैक्ट। क्लियर? यहाँ पे आपने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए थे वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवैलेंटली बॉन्डेड थे। फ्यूजन हाई टेम्परेचर पे सोडियम के साथ कराने से ये सारे के सारे कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं और आयंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। जब आपने इस वाटर के अंदर डाला तो ये सारे के सारे आयंस के रूप में टूट गए। तो इसका मतलब अगर कभी सिस्टम में नाइट्रोजन मौजूद हो तो वो कार्बन के साथ कंबाइन करके साइनाइड बना लेता है। अगर हेलोजन मौजूद हो तो वो हेलोजन किसी भी रूप में हो तो हैलाइड बना लेता है। अगर सल्फर मौजूद हो किसी भी रूप में हो तो वो सल्फाइड बना लेता है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है वो साइनाइड से किया हुआ है और साथ में क्लोराइड या आयोडाइड से किया हुआ है। तो अगर हम क्लोराइड की बात करें तो इसमें जब सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेशन मिलेगा और वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेशन होगा AgCl का। और अगर हमने आयोडीन डाला सिल्वर नाइट्रेट डाला और उसके अंदर आयोडीन होता तो उसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेशन मिलता है कॉरस्पॉन्डिंग AgI का। तो इन्होंने जो क्वेश्चन फ्रेम किया वो क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड ऐसा लिया है जिसके अंदर कार्बन नहीं है और इस सिस्टम में कार्बन नहीं है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइनाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा और जब साइनाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड ये FeSO4 के साथ वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी नहीं करेगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा मतलब परसेंट ब्लू कलर नहीं मिलेगा। तो पहला ऑप्शन इस पर्टिकुलर के थ्रू परसेंट ब्लू कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा कह रहे हैं गिव पॉजिटिव FeCl3। तो FeCl3 टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ फिनॉल। तो सिस्टम में फिनॉलिक ग्रुप नहीं है इसलिए भी नेगेटिव होगा। इसमें कह रहे हैं कि गिव व्हाइट प्रेसिपिटेशन विद सिल्वर नाइट्रेट। तो सिस्टम में Cl है और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है तो AgCl के रूप में सिस्टम को बाहर निकाल देगा और ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेशन देगा। तो इट मींस इसका ऑप्शन हो जाएगा द ऑप्शन इज और एस मैंने पूछा रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है वो होता है NH2 और NH2। तो इसी में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं किसी एटॉमिक ग्रुप से। और अगर मैं इसका रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन से कराया तो यहीं से वाटर मॉलिक्यूल निकलकर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर के अंदर NH2 ग्रुप मौजूद है और जब NH2 ग्रुप मौजूद है और एल्डिहाइड का साथ रिएक्शन करें तो ये कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इट मींस इसका आंसर R भी होगा और साथ में S भी होगा। नेक्स्ट मैंने पूछा इस कंपाउंड के बारे में। इसमें कह रहा है कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड गिव परसेंट ब्लू कलर विद FeSO4। सिस्टम में कार्बन है नाइट्रोजन भी है तो साइनाइड का फॉर्मेशन कर लेगा और साइनाइड का फॉर्मेशन होने के बाद जब इसके अंदर FeSO4 डालते हैं तो परसेंट ब्लू कलर हमें मिल जाएगा। इट मींस इस पर्टिकुलर ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन B होगा। सेकंड गिव FeCl3 टेस्ट। सिस्टम के अंदर फिनॉल मौजूद है इट मींस ये Q भी पॉजिटिव देगा। थर्ड आपसे कह रहा है कि गिव व्हाइट प्रेसिपिटेशन विद सिल्वर नाइट्रेट। सिस्टम में आयोडीन है लेकिन होना क्या चाहिए था क्लोरीन। इट मींस व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेशन नहीं होगा येलो कलर का प्रेसिपिटेशन होगा। और सिस्टम में कह रहा है रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन मतलब NH2 का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे सिस्टम में आपके पास क्या है NH3 मतलब अगर हम HI को निकाल भी लें NH2 है यहाँ पे कार्बन है तो हाइड्रोजन डेरिवेटिव नहीं होगा और जब हाइड्रोजन डेरिवेटिव नहीं होगा इसका मतलब इस पर्टिकुलर की बात भी हम नहीं करेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा P and Q। अगर थर्ड वाले केस में चेक करें तो थर्ड वाले केस में भी कार्बन है और नाइट्रोजन है मतलब साइनाइड का फॉर्मेशन होगा कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा ऑप्शन P। इस सिस्टम के अंदर फिनॉल मौजूद है मतलब ऑप्शन Q भी होगा। इस पर्टिकुलर के अंदर Cl मौजूद है कॉरस्पॉन्डिंग R भी होगा और इस पर्टिकुलर के अंदर NH2 वाला पार्ट नहीं है इट मींस ये रिएक्शन नेगेटिव होगा। इसको अगर चेक करें D में तो D वाले केस में कार्बन है नाइट्रोजन है मतलब ये ब्लू कलर का प्रेसिपिटेशन FeSO4 के साथ मिल जाएगा। तो ऑप्शन P। कह रहा है गिव पॉजिटिव न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। सिस्टम में कहीं भी फिनॉलिक ग्रुप नहीं है मतलब ये टेस्ट भी नेगेटिव होगा। कह रहा व्हाइट प्रेसिपिटेशन विद सिल्वर नाइट्रेट। सिस्टम में ब्रोमीन है क्लोरीन नहीं है इसका भी कलर येलो होता है इसलिए ये भी नेगेटिव होगा। लास्ट कह रहा रिएक्ट विद एल्डिहाइड टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन।
तो सिस्टम में NH2 का डेरिवेटिव है, इसी H को आपने रिप्लेस कर रखा है फिनाइल ग्रुप से, और इस फिनाइल में एक जगह नाइट्रो यहाँ लगा रखा है, एक जगह नाइट्रो यहाँ लगा रखा है, और इसी के साथ आपने HBr का रिएक्शन करके इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रखा है। तो ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 4 डाई नाइट्रोफिनिल हाइड्रासीन है, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन कराओगे तो इसमें हाइड्रोजन डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा। तो इट मींस इसका जो आंसर हो जाएगा P के साथ आपको मिल जाएगा S। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो क्वेश्चंस IIT 2008 पेपर 2 में पूछे गए थे।